सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्द्रता की, ठीक ना। उसके बाद हम लोग समझेंगे बादल, बादलों के प्रकार, और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे वर्षण, ठीक है। और पूरी दुनिया में वर्षण प्रतिरूप किस प्रकार का है, ये चीज़ भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, आर्द्रता की, ह्यूमिडिटी की। आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायु में जलवाष्प की उपस्थिति को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, ठीक ना। वायु में जो नमी की मात्रा होती है, वायु में नमी की मात्रा क्या होती है, आर्द्रता होती है। क्लियर? वायु में जो नमी की मात्रा होती है वो क्या होती है, आर्द्रता होती है। क्लियर? अब देखिए, आर्द्रता कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आर्द्रता निर्भर करती है। जैसे कि अगर तापमान कम होगा तो आर्द्रता अधिक होगी, ठीक। तापमान अगर ज़्यादा होगा तो आर्द्रता कम होगी। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम आर्द्रता धारण करने की क्षमता की बात करें, किसकी, आर्द्रता धारण करने की अगर हम लोग क्षमता की बात करेंगे, ठीक ना, तो अगर तापमान कम होगा तो आर्द्रता धारण करने की क्षमता जो होगी वायु की वह कम होगी, और तापमान ज़्यादा होगा तो आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है वायु की वह क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर ना? इस बात को क्या करना है, अच्छे से ध्यान में आपको रखना है और इसको समझना है। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, अच्छे से उसको समझ लीजिए। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो हो गया आर्द्रता, ठीक है, और एक हो गया आर्द्रता धारण करने की क्षमता, ठीक, आर्द्रता धारण करने की क्षमता, ठीक ना। अब देखिए है क्या ये चीज कि अगर तापमान, अच्छी चीज को समझ लीजिए तभी आगे की सारी चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी। अगर तापमान क्या हो, अधिक हो, ज्यादा हो, तो आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। अगर तापमान कम हो तो आर्द्रता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं आर्द्रता धारण करने की क्षमता की, तो जब हम अब देखिए क्या है कि भाई अगर आपको प्यास लगी है, ठीक ना, और पानी आपने पी लिया, आपने क्या किया, 1 लीटर पानी पी लिया, ठीक। तो दोबारा अगर हम कहेंगे कि फिर से आप पानी पीजिए 1 लीटर, तो क्या आप पिएंगे? नहीं पिएंगे, तो आपकी क्षमता कम हो गई ना, बताइए। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तापमान क्या है, कम है, तो आर्द्रता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक ना। तापमान कम है तो आर्द्रता अधिक होगी, लेकिन आर्द्रता अधिक होगी, लेकिन आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता होगी, धारण करने की क्षमता उसकी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? ये बात को समझना है, ठीक ना भाई। समझिए कि आपको भूख लगी है, ठीक, तो भूख लगी है तो आप खाना ज़्यादा खाएंगे, लेकिन जब एक बार आप खा लिए हैं, तापमान कम है और आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो अब उसकी धारण करने की क्षमता क्या है, तापमान कम है तो धारण करने की क्षमता भी क्या हो गई है, उसकी कम हो गई है, ठीक ना भाई। वायु में क्या है, उष्ण है वायु, गर्म है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा आर्द्रता धारण कर लेगा वो, तो धारण करने की क्षमता उसकी बढ़ेगी ना। लेकिन अगर क्या है, वायु पहले से ही क्या है, आर्द्र है, नमी पहले से ही उपस्थित है, ठीक, तो क्या करेगा, वो आर्द्रता को धारण नहीं कर पाएगा, ठीक। जैसे अल नीनो चलता है, तो यह एक उष्ण है, गर्म वायु है, तो अल नीनो आता है तो गर्म है, गर्म है तो क्या करता है, आता है तो गर्म होती है, तो उसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
तभी वो आता है भारतीय उपमहाद्वीप में, जब हिंद महासागर में प्रवेश करता है तो यहाँ के मानसून की सारी नमी को क्या कर लेता है, वो सोख लेता है। इसीलिए यहाँ बारिश नहीं हो पाती। भाई गर्म हवा ठंडी हवा को सोख लेगी। ठीक, तो आर्द्रता की कुछ प्रकार हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक ना, तो जिसमें से एक है क्या, निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक ना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, समझिए इसको। वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, ठीक है, वायु में उपस्थित मात्रा ग्राम प्रति घन मीटर। वायु में उपस्थित नमी की मात्रा क्या, ग्राम प्रति घन मीटर में क्या होती है, उसकी निरपेक्ष आर्द्रता कही जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर जितनी इतनी वायु है एक घन मीटर में, अगर जो है कि 1 मीटर क्यूब में इतनी वायु है, इतनी ही इसी के अंदर इस वायु में जितनी नमी है, इसी नमी को इस वायु की आर्द्रता बोलेंगे। ठीक, और यह कौन सी आर्द्रता होगी, निरपेक्ष आर्द्रता होगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जितना है उतना बोल दिया। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर वायु में परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर में अगर परिवर्तन हुआ तो निरपेक्ष आर्द्रता भी बदल जाएगी। मान लीजिए भाई वायु यहाँ की क्या है, अभी क्या चल रहा है, जैसे मान लीजिए थोड़ी ठंडी वायु है, अगर अभी यहाँ पर क्या हो, थोड़ी सी टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो निरपेक्ष मतलब अब गर्मी बढ़ेगी तो अब क्या होगा, जो नमी था उसको भी सोख लेगा, तो उसको भी सोख लेगा तो क्या होगा, अब नमी की मात्रा कम ना हो जाएगी, तो आर्द्रता कम हो जाएगी। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या रहती है, बदलती रहती है। ठीक, ध्यान दीजिए, एक होती है विशिष्ट आर्द्रता। क्या होती है, विशिष्ट आर्द्रता। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई, देखिए पहले वायु में उपस्थित जो नमी की मात्रा थी उसको ग्राम प्रति मीटर क्यूब में हम मेजर कर रहे थे, तो वह निरपेक्ष आर्द्रता थी और यह बदलती रहती है। अगर हम वायु में उपस्थित नमी का भार ले लें, नमी या जलवाष्प के किसको काउंट करें, भार को अगर हम काउंट करते हैं तो यह होगी विशिष्ट आर्द्रता, और यह नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी भाई, क्योंकि हमने भार ही उसका काउंट कर लिया। ठीक ना, जैसे आपका वजन अगर 50 किलो है, आपने 1 किलो खाना खा लिया, तो आपका जो निरपेक्ष वजन हो गया कितना हो गया, 51 किलो हो गया। समझ गए, 1 किलो और बढ़ा के खा लिया तो 52 किलो हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो घटती बढ़ती रहती है। और हम आपका जो वजन ही मेजर कर दें कि आप 50 किलो के हैं, चाहे खाइए चाहे मत खाइए, उससे मतलब नहीं है, तो वह आपकी, तो उस प्रकार से क्या होगी, विशिष्ट आर्द्रता होगी, विशिष्ट आपका वजन हो जाएगा। क्लियर। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या पढ़ना है, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है भैया, सुन लीजिए। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब होता है
वायु में उपस्थित, या ऐसे कर लें, सापेक्ष आर्द्रता का मतलब निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता बटे में आर्द्रता धारण करने की क्षमता गुणे 100। ठीक, यह होती है क्या, सापेक्ष आर्द्रता। अर्थात अगर हम किसी का अगर सापेक्ष आर्द्रता बता रहे हैं, अगर कहीं पर कोई वायु राशि है या वायु है या किसी स्थान की अगर हम सापेक्ष आर्द्रता को बता रहे हैं तो वो चीज हम सबसे एग्जैक्ट बता रहे हैं, सबसे सही बता रहे हैं। कैसे सही बता रहे हैं? सबसे पहले हमने उसकी निरपेक्ष आर्द्रता बता दी। निरपेक्ष आर्द्रता अगर किसी जगह की क्या है, 5 है, ठीक, मान लीजिए कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, 5 ग्राम प्रति, मतलब 1 घन मीटर में कहीं पर नमी कितनी होगी, 5 ग्राम होगी। अगर हम क्या करें, उसकी जो आर्द्रता धारण करने की क्षमता है, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें भाग दे दीजिए। हमको लगा कि नहीं भाई, यहाँ पर जो ये जो वायु है, इस वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता क्या है, 10 ग्राम प्रति घन मीटर है, ठीक ना। तो सापेक्ष आर्द्रता कैसे बताएंगे, 5 बटा में 10 गुणा 100, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, ये आपका 50% आ जाएगा। तो सापेक्ष आर्द्रता उस जगह की कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है ना कि 5 है, लेकिन धारण करने की क्षमता क्या है, 10 है, तो आधे धारण किया है, तो 85% में धारण किया है, तो सापेक्ष आर्द्रता है कितनी, 50%, ठीक ना। क्वेश्चन आपसे सापेक्ष आर्द्रता से पूछता है, और अगर कोई आपका अगर कोई टेस्ट भी लेगा ह्यूमिडिटी से आर्द्रता के संबंध में, तो सापेक्ष आर्द्रता ही पूछेगा। निरपेक्ष पूछेगा तो आप बता दीजिए, ठीक है, कि वायु में जितनी नमी उपस्थित होती है उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, और अगर उसको हम भार में काउंट करें तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगी, विशिष्ट आर्द्रता हो जाएगी। आप फंसेंगे इसमें, तो याद कर लीजिए, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि निरपेक्ष आर्द्रता बटे में आर्द्रता धारण करने की क्षमता गुणा 100, ठीक। जितनी किसी वायु में नमी है और उसमें भाग दे देंगे उसकी क्षमता से, जितनी नमी और वो धारण कर सकती है, और 100 का गुणा कर देंगे तो उसकी क्या निकल जाएगा, उसका सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल जाएगी, ठीक ना। अब आर्द्रता पर ही डिपेंड करता है हमारे यहाँ की परिस्थितियां, आर्द्रता पर ही निर्भर करती हैं क्या, परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं जो हम देखते हैं। तो इन घटनाओं को हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक ना। सबसे पहले समझिए क्या, वाताग्र, इसको कहते हैं क्या, फ्रंट। अब वाताग्र क्या होता है, ठंडी वायु धरातल पर चलती है, चूंकि भारी होती है, ठंडी वायु क्या होती है, धरातल पर चलती है, गर्म वायु हल्की होती है, ऊपर चलती है। तो एक तरफ से ठंडी वायु राशि चल रही है और एक तरफ से गर्म वायु राशि चल रही है, ठीक ना। अब दोनों का जहां मिलन होगा, दोनों का जहां मिलन होगा, ठीक, इधर से क्या एक वायु राशि और इधर से क्या चल रही है, इधर से ठंडी और इधर से क्या चल रही है, गर्म, और दोनों का जहां मिलन हुआ तो मिलन में क्या होगा, देख लीजिए। अब जो गर्म होगी वह ऊपर उठेगी और जो ठंडी होगी वह नीचे चली जाएगी। तो इन दोनों का जो यह मिलन बिंदु है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं, वाताग्र बोलते हैं, ठीक। वाताग्र में, वाताग्र एक पूरा टॉपिक ही है जिसको हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वाताग्र और बाकी सारी चीजें। अब देखिए हम जो देखते हैं वो चीजें और क्या क्या हैं, जैसे कि कोहरा, कोहरा, ठीक है, और एक होता है कुहासा, कोहरा और कुहासा। अच्छा एक बात आप समझ लीजिए, और वो क्या समझना है, ओशांक,
ओसांक समझना है, ठीक ना। क्या समझना है? ओसांक समझना है। ध्यान दीजिए, जब किसी भी वायु का संघनन होता है तो वह वायु बारिश कराती है, कंडेंसेशन होता है तो, ठीक। एक होता है हिमांक। हिमांक क्या होता है वो भी समझ लीजिए। हिमांक का मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये हिमांक होता है। और ये ओसांक होता है क्या? माउंटेन ड्यू, ड्यू पॉइंट, ठीक। ड्यू का मतलब ओस। हिमांक हम 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, ठीक है। और एक्चुअल वाटर का हिमांक कितना होता है? एक्चुअल वाटर का हिमांक कितना होता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। पानी जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 0 डिग्री पे होता है तो वह जम जाता है, नहीं। जमने की प्रक्रिया वास्तव में पानी का जब टेम्परेचर 3.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने लगता है, पहुंच जाता है, तो पानी क्या होता है? वो जमने लगता है, ठीक। लेकिन आधा पानी आधा बर्फ रहता है क्योंकि अभी जमने के प्रोसेस में होता है, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं समझते। हम लोग समझते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी पूरी तरीके से क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है, ठीक। तो जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो किसी भी वायु का संघनन, तो कोई भी वायु अपने हिमांक से ऊपर ओसांक में रहे। ओसांक वह पॉइंट होता है, ठीक है, जिस पर वायु से नमी के कण अलग हो जाते हैं। क्लियर? ओसांक वह बिंदु है जिस पर वायु से नमी के कण क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जमता नहीं है वो, बस वो क्या हो गए? अलग हो गए, ठीक। तो वह होता है क्या? ओसांक, ठीक। अब ओसांक से एक चीज समझिए, ओस। क्या समझना है? ओस, ड्यू। ओस जानते हैं ना क्या होता है? क्या? जो हम क्या करते हैं कि देखते हैं पानी की बूंदें घासों पर और बाकी चीजों पर क्या होती हैं, सुबह जब हम उठते हैं देखते हैं तो पड़ी रहती हैं, ठीक ना। तो उसको क्या बोलते हैं? ओस बोलते हैं, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा, ओस कहीं ऊपर से नहीं आती है। धरातल पर ही कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसकी वजह से ओस गिरती है। यह कहीं ऊपर से नहीं आती है, धरातल के नीचे से ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जो वायु में उपस्थित नमी होती है, ठीक है, वो संघनित होकर के ओसांक बिंदु से नीचे आ जाती है, लेकिन हिमांक बिंदु से ऊपर रहती है। अगर हिमांक बिंदु से नीचे आ जाएगी तो जम जाएगा। अगर हिमांक बिंदु से नीचे आ जाएगा तो जम जाएगा, और जब वह जम जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? पाला बोलते हैं, कि पाला मार दिया। फ्रॉस्ट, पाला, या इसी को क्या कहते हैं? तुषार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? जैसे ओस गिरा हुआ है, अब क्या हो, उसका टेम्परेचर हिमांक से भी नीचे चला है, तो आलू वालू की फसल में क्या होता है? अगर वह पानी जम जाएगा तो फसलों की जो तने होते हैं, तनों में जो पानी जाने के लिए जो अंदर भी होता है ना, उसकी कोशिकाएं होती हैं, ठीक, रसारोहण करने के लिए, तो वो जो कोशिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं। तो यही हम कहते हैं कि फसल को क्या मार दिया है? पाला मार दिया। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि दवा वगैरह का छिड़काव होता है जो कि क्या करे, उसको पाले से बचाए रखे, ठीक है, पानी उस पर जमने ना पाए। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं आगे। तो पाला समझ में आ गया। अब हिमांक से ऊपर रहे और पानी गिरे तो उसको क्या कहते हैं? ओस। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे ओस गिरने के लिए परिस्थितियां क्या क्या चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। ओस गिरने के लिए जो परिस्थितियां हैं, सबसे पहली परिस्थिति है लंबी रातें, स्वच्छ आकाश, ठीक, स्वच्छ आकाश चाहिए, लंबी रातें चाहिए, ठीक, और क्या चाहिए? तापमान कम होना चाहिए,
तब जाकर के क्या होती है, ओस पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ओस सुबह ही गिरता है। जब आप पता चला कि भोर में 4 बजे उठेंगे तो ओस नहीं गिरी रहेगी, 5 बजे उठेंगे तो ओस नहीं गिरी रहेगी, लेकिन सुबह ओस गिर जाती है। क्यों होता है ऐसा? और कोहरा कुआसा भी सुबह ही घेरता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक कम तापमान पर लंबा समय चाहिए। कहाँ आने के लिए? ओसांक बिंदु पर आने के लिए, लेकिन हिमांक पर आने के लिए नहीं, तो उसमें समय लगता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, बादल देखा है? बादल, बादल देखा है आसमान में? बादल में कभी गए हैं? नहीं गए हैं। कोहरा में कभी गए हैं? वही बादल है। कोहरा बादल का एक छोटा रूप है जो धरातल के पास स्थित होता है, और बादल थोड़े और संघनित होते हैं और सघन होते हैं और धरातल से ऊपर होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति बन जाए जब ओसांक पर ही रहें, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अच्छा कोहरा और कुहासा में, कोहरा समझ में आ गया ना, धरातल के ऊपर होता है, बादल का एक छोटा रूप है, ठीक। हाँ, इसमें विजिबिलिटी क्या होती है? कोहरा में विजिबिलिटी क्या होती है? कम रहती है, ठीक। कुहासा में भी विजिबिलिटी कम रहती है, लेकिन कुहासा में क्या होता है कि जो बूंदें होती हैं, जलवाष्प की जो बूंदें होती हैं, वह कोहरे की बूंदों से बड़ी होती हैं, ठीक। और इसमें कुहासा में विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से लेकर के 2 किलोमीटर तक होती है, लेकिन 2 किलोमीटर से ज्यादा विजिबिलिटी इसमें भी नहीं होती। तो कोहरा और कुहासा समझ में आया? तो जब वो क्या होता है कि वायु का संघनन होने लगता है और ओसांक बिंदु पर आने से ऊपर, ओसांक बिंदु के नीचे आया। एक बात और आपको समझ में आ रहा होगा कि टेम्परेचर क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ओसांक बिंदु कोई टेम्परेचर है ही नहीं, हिमांक टेम्परेचर है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे तो पानी जम जाएगा, वो जो बूंदे होंगी वो जम जाएंगी, तो जब जम जाएगा तो पाला होगा। ओसांक कोई ताप नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ओसांक एक स्थिति है, ना कि कोई ताप का लेवल है। क्लियर? नहीं, बस एक स्थिति है वो। तो ओसांक के अगर नीचे आ जाए तो ओस, और ओसांक के थोड़ा ऊपर रहे तो वो होता है कोहरा। कोहरे में जलवाष्प की बूंदें अगर थोड़ी बड़ी होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कुहासा। क्लियर हो गया इतना? एक चीज और आपने पेपर में पढ़ा होगा कि धुंध छाई है। क्या छा गया? धुंध। क्या छा गया भाई? धुंध छा गया, ठीक ना, मिस्ट, धुंध। तो जब कुहासे या कोहरे में धुएं के कण मिल जाते हैं, धूल के कण मिल जाते हैं, तो उससे बनता है धुंध। और यह अधिकतर हमें शाम के टाइम या ठंडी में, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो दोपहर में भी हमें दिखाई दे जाता है, ठीक ना। शाम को देखिएगा खाना वाना बनता है या जितना भी धुआं होता है सब एक लेयर लग जाती है और लगता है कि वह क्या है? बादल है। तो वो भी बादल का ही एक रूप है। क्लियर हुआ? ठीक। तो इतनी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक ना। ओसांक, कोहला, कोहरा, कुहासा, पाला, पाला को तुषार बोलते हैं, धुंध, ये सारी चीजें हैं। आर्द्रता को समझने के बाद अब हम लोग किसको समझते हैं? बादल को। बादलों का निर्माण हमने आपको बताया कि रुद्रोष्म परिवर्तन के फलस्वरूप होता है जब वायुमंडल बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए और वह ओसांक बिंदु से, वायुमंडल के जो कण हैं ओसांक बिंदु से नीचे आ जाए, लेकिन हिमांक से क्या रहे? ऊपर रहे। हिमांक से ही नीचे आ सकते हैं, तो हिमांक से जब नीचे आ जाते हैं तो जैसे कि हिम के कण मिल जाते हैं उसमें, ठीक ना। तो रुद्रोष्म परिवर्तन हो, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो, जिसमें टेम्परेचर में क्या हो? परिवर्तन हो, लेकिन वह परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि न तो हम बाहर से कोई ऊष्मा ले रहे हैं और न तो अंदर से कोई ऊष्मा बाहर दे रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, रुद्रोष्म परिवर्तन होते हैं। क्लियर?
तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग क्या। अब देखिए 1932 में अमेरिका की एक संस्था है जिसने बादलों को चार भागों में बांटा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। एक तो ऊंचाई के आधार पर बांट दिया गया, ठीक ना, 4 प्रकारों में। और उसी तरीके से 4 प्रकारों में क्या हुआ कि बादलों के अलग अलग आकृति, आकार और उनके गुणवत्ता के अनुसार बांटा गया। तो वह जो बादलों के 4 प्रकार थे उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहला प्रकार था वो था क्या, पच्छाव, ठीक ना, पच्छाव मेघ, सीरस क्लाउड्स, ठीक ना। दूसरा जो बांटा गया वो था कपासी मेघ। कपासी मेघ को क्या बोलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक। जो तीसरा प्रकार था अस्तरी मेघ, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा क्लाउड्स। और जो चौथा होता है ये होता है वर्षा मेघ, ठीक ना, वर्षा मेघ यानी कि निम्बस क्लाउड्स। तो यह रहे बादलों के 4 प्रकार। अब बादलों के 4 प्रकारों को इस हिसाब से बांटा जाता है, पच्छाव मेघ, ठीक ना, सीरस क्लाउड्स, कपासी मेघ क्यूमुलस क्लाउड, अस्तरी मेघ स्ट्रेटा क्लाउड और वर्षा मेघ निम्बस क्लाउड। ध्यान रखिएगा एक बात, जिन मेघों में निम्बस सम्मिलित होता है यह वर्षा वाले मेघ होते हैं, वर्षा वाले मेघ होते हैं, वर्षा वाले बादल होते हैं जिसमें क्या जुड़ा हो, निम्बस लगा रहे हैं, ठीक। अब इन 4 प्रकार के बादलों को आगे 10 भागों में बांटा गया। आगे कितने प्रकार से बांटा गया, 10 प्रकार से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इस क्लास के बाद कोई भी बादल होगा आप पहचान लेंगे उसको। आसमान में कोई भी बादल दिखे आप उसका नाम बता देंगे, हाँ, कि कौन सा वाला बादल है ये, बारिश कराएगा कि नहीं कराएगा। भाई भूगोल पढ़ते, भूगोलवेत्ता को पता होना चाहिए, ठीक ना। लोग पहले क्या करते थे, नाम तो जानते नहीं थे प्राचीन जमाने के लोग, लेकिन बादलों की पहचान रखते थे। तो उसी तरीके से क्या है, अब हम लोग नाम से पहचान रखते हैं कि कौन बादल बारिश कराएगा और कौन सा बादल बारिश नहीं कराएगा, ठीक ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्या, उच्च बादल। ये धरातली बादल नहीं होते हैं, धरातल से बहुत ऊपर होते हैं। 6 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक की इनकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक ना। ध्यान से आपको देखना है और ध्यान से समझना है। पच्छाव मेघ, पच्छाव मेघ क्या होते हैं भाई, ये चादर की तरह आसमान में छा जाते हैं। चादर की तरह क्या रहते हैं, ये आसमान में रहते हैं और एक प्रभा मंडल या हॉलो का निर्माण करते हैं, ठीक ना। हालो बना देंगे, प्रभा मंडल बना देंगे, कौन, पच्छाव मेघ, ठीक है। मतलब कि अगर आपको आसमान में बादल दिख रहा है और एक ही प्रकार का दिख रहा है, उसमें अंतर आपको टुकड़े टुकड़े में बादल बिखरा हुआ न मिले, लगे कि एक पर्दा इसे लगा दिया गया है। अब पूरा क्या है, पूरा ही आपका जो है कि जैसे क्या होता है कि सूर्य उगता है सुबह में तो लाल लाल दिखाई देता है, तो प्रकाश बादलों में ही तो बिखर जाता है तो लाल दिखाई देता है। तो वह जो बादल होते हैं एक समान पूरा लाल दिखाई देंगे, अलग अलग उसमें दिखाई नहीं देते हैं ना। तो वही बादल क्या होते हैं, पच्छाव मेघ होते हैं, सीरस क्लाउड्स होते हैं। हाँ, जब आपको अगर बादल दिखे अलग अलग छिटाया हुआ न दिखे, एक ही प्रकार का दिखे और लगे कि एक चादर बादल का बिछा दिया गया है, बादल टुकड़े टुकड़े की स्थिति में ना दिखें, तो ऐसे बादल क्या होते हैं, पच्छाव मेघ होते हैं। ये फिर क्या होता है, सीरोस्ट्रेटस, पच्छाव बस्तरी होते हैं, ठीक ना। पच्छाव बस्तरी क्या होते हैं, उस पच्छाव बस्तरी भी जो होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पच्छाव और स्तरी, सीरो और स्ट्रेटस दोनों आया है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि
पछाब की खासियत आपने समझ लिया, चादर की तरह होता है। अब अस्तरी का मतलब स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब लेयर। जब वही बादल कई लेयर में आपको दिखाई दे, कई परतों में दिखाई देगा, तो वह क्या होगा, पछाब अस्तरी होगा, सीरोस्ट्रेटा होगा। ठीक, बादल लिखे कि हाँ एक बादल नीचे है, उसी को बादल एक और ऊपर बादल है, और दोनों पर्दे की चादर की तरह है, लगेगा कि दो पर्दा इसे फैलाया गया है, तो वह क्या होगा, पछाब अस्तरी होगा, सीरोस्ट्रेटा होगा। क्लियर। तीसरा जो प्रकार है वह है पछाब कपासी का। ठीक, कपासी का मतलब कपास, रुई, देखा है आपने कैसा होता है रुई, सफेद सफेद होता है, ठीक, गुज्जा गुज्जा होता है ऐसे, और उसके साथ और क्या जुड़ा है भाई, सीरो भी जुटा है, यानी कि सीरस भी जुटा है, पछाब। तो जब लगे कि बादल, ऐसा बादल जब रुई की तरह भी हो, रुई की तरह बिखरा हुआ हो और घना हो, तो वह बादल क्या होता है, पछाब कपासी होता है। इस बादल को मैक्रेल स्काई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस बादल को मैक्रेल, इस बादल को मैक्रेल स्काई भी बोलते हैं। ठीक ना। तो ये चीज क्या करनी है, याद रखनी है, तीन प्रकार है। जब हम अलग अलग मतलब समझ जाएंगे इसका, तो सारे बादल हमें समझ में आ जाएंगे, और अभी समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बादलों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक ना। तो एक एक करके डिटेल में आपको तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं इसको। देखो ये चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले तो क्या, पछाब में सीरोस्ट्रेटस और सीरो क्लाउड आपको समझ में आया, चादर की तरह होते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि क्या कोई छाया बनती है? जब बादल बहुत ऊपर होता है ना, तो बहुत ऊपर वाले बादल कोई छाया नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो बादल सबसे ऊपर होंगे वह छाया नहीं बनाएंगे। भाई 18 किलोमीटर से, मान लीजिए 6 से 18 किलोमीटर होते हैं, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊपर कोई बादल होगा तो धरती पर कैसे छाया बनाएगा? बादलों की छाया भी धरती पर पड़ती है, देखा है ना आपने। ठीक ना। लेकिन ये जो बादल होते हैं पछाब वाले, कोई छाया नहीं बनाते। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि जहां पछाब नाम जुड़ा वह बादल छाया नहीं बनाएगा। ठीक। दूसरी बात, चक्रवात जब आते हैं, ठीक ना, तो उसका प्रभाव ऊपर ही हमें दिखता है। उसका प्रभाव हमें क्या दिखता है? ऊपर ही दिखता है। ठीक ना। बादल जब चक्रवात आएगा तो मौसम शांत हो जाएगा। तूफान आने से पहले मौसम क्या होता है? शांत रहता है। आपको पता है क्यों शांत रहता है भाई? हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि जब निम्न दाब की वायु पेटी होगी, डोलड्रम होगा, वायु दाब निम्न होगा, तो वह डोलड्रम हो जाएगा, वह शांत हो जाएगा। और जब शांत हो गया, निम्न दाब हो गया, एकदम खाली जगह है, वहां कुछ नहीं है, शांति, तो जहां उच्च दाब होगा वहां से हवा बहुत तेज चलेगी, आंधी पानी और तूफान लेकर के आएगी। बात समझ में आया? तो यह जो बादल होगा पछाब मेघ, यह चक्रवातों के आने के भी सूचक होते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कौन से बादल हैं जिनकी छाया पृथ्वी पे नहीं पड़ती, तो तीनों की नहीं पड़ती है। ठीक, वह कौन से बादल हैं जो चक्रवातों के आने के सूचक होते हैं? तो पछाब मेघ होते हैं, सीरस क्लाउड्स। क्लियर? बात समझ आ रही है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तीनों आपको पता चला, पछाब मेघ, पछाब अस्तरी। ठीक है। ये पछाब अस्तरी में क्या होगा? पछाब अस्तरी क्या होते हैं? लेयर में होते हैं, अलग अलग नहीं होंगे। ये मत समझिएगा कि थोड़ा सा बादल यहाँ है, थोड़ा सा कुछ दूर है, थोड़ा सा कुछ दूर है, नहीं, पृथक पृथक अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन एक लेयर में होंगे। ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, मध्य अस्तरी और मध्य कपासी पे। अब इसमें क्या है भाई? तो जो मध्य स्तरीय बादल होते हैं, मध्य स्तरीय बादल को आपको क्या बोलते हैं कि अल्टोस्ट्रेटस बोलते हैं, अल्टोस्ट्रेटा क्लाउड, अल्टोस्ट्रेटा क्लाउड होते हैं। अब ये क्लाउड क्या होते हैं? नीलाभ होते हैं। इनसे हमें आकाश में ये नीले नीले टाइप क्या होंगे? दिखाई देंगे। ठीक। और मध्य कपासी बादल क्या होते हैं? अल्टोक्यूमुलस,
हाँ, कपासी क्लाउड क्या होते हैं? ऑल्टो क्यूमुलस, रुई की तरह आसमान में बिखरे हुए होंगे और आसमान बिल्कुल क्या होगा? नीला होगा। तो ये क्या होते हैं? श्वेत मेघ होते हैं। और एक और बात, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य बनाते हैं, ठीक ना? बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य बनाते हैं ये, है ना? आपने देखा है कि मौसम बहुत सुहावना है, ठीक ना? अच्छा, ये बादल बनते कब हैं? आपने ये भी देखा होगा, ये बादल मध्य कपासी बादल कब हमें दिखाई देते हैं? बारिश खत्म होने के बाद, बारिश जाने के बाद यही बादल हमें, आसमान नीला हो जाता है और सफेद सफेद बादल उग आते हैं। तो वह बादल कौन से होते हैं? वह बादल होते हैं मध्य कपासी बादल होते हैं। क्लियर? अब आते हैं निम्न मेघ, जिसकी ऊंचाई क्या होती है? धरातल से 2 किलोमीटर तक ही होती है। धरातल से 2 किलोमीटर तक ही होती है, जिसमें अस्तरी कपासी लेयर भी होता है, कपास की तरह भी होते हैं, अस्तरी मेघ होते हैं, ठीक है? अस्तरी कपासी का मतलब क्या? स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, अस्तरी मेघ स्ट्रेटो क्यूमुलस, ठीक है? और वर्षा अस्तरी, ठीक है, निम्बो क्यूमुलस। वर्षा अस्तरी क्या होते हैं? यहां लिखते हैं इसको, निम्बो स्ट्रेटस, ठीक? इनकी खासियत देखिए, वर्षा स्तरीय की खासियत क्या है? वर्षा स्तरीय की खासियत यह है कि ये जब छाते हैं ना, तो आकाश में अंधकार छा जाता है और भारी बारिश का संकेत देते हैं। भारी वर्षा का क्या देंगे? ये संकेत देंगे। आसमान में अंधकार छा जाएगा, काले काले आसमान आपको दिखाई देने लगेंगे, काले बादल हो जाएंगे, ठीक ना? क्या हो जाएंगे भाई? कपासी तो है ही नहीं है इसमें, कपासी रहेगा तब तो रुई की तरह सफेद रहेगा। ये तो वर्षा स्तरीय है, निम्बो है और स्टेटा है, तो यह अंधकार छा जाता है और भारी वर्षा के सूचक होता है। जैसे काले बादल आ जाएंगे तो आप समझ जाते हैं ना कि बारिश होगा, तो यह भारी बारिश वाले हैं, ठीक? क्लियर? अच्छा, उसके बाद ऊर्ध्वाधर विकास के आधार पर बांटा गया, जो आधार से 18 किलोमीटर तक होते हैं। ये तो तीन पूरा मतलब तीन लेयर में हो गए। अब ऊर्ध्वाधर विकास मतलब धरातल से ही जो कुछ ऐसे बादल होते हैं जो धरातल से 18 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, ठीक है? धरती से 18 किलोमीटर तक इनकी अपनी ही खासियत होती है। उसमें 2 प्रकार के बादल होते हैं, एक होते हैं कपासी मेघ। कपासी मेघों को ध्यान दीजिएगा, फूल गोभी मेघ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखने में फूल गोभी जैसे दिखाई देंगे, देखने में क्या होंगे? फूल गोभी जैसे दिखाई देंगे ना, फूल गोभी होती है ना ऐसे, तो उस प्रकार से ये मेघ क्या होंगे? आसमान में लगेगा कि फूल गोभी है, नीचे से देखेंगे तो वो समझ जाएंगे, तो वह क्या होते हैं? फूल गोभी वाले मेघ होते हैं। और जो दूसरा मेघ है वो है कपासी वर्षा मेघ, ठीक? कपासी वर्षा मेघ क्या होते हैं भाई? तो कपासी वर्षा, ठीक है? अच्छा, कपासी मेघ को क्या बोलते हैं? क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, ठीक? कपासी वर्षा क्या होता है? क्यूमुलस निम्बो, क्या होता है? ये क्यूमुलस निम्बो होता है। कपासी वर्षा में की खासियत जान लीजिए। कपासी वर्षा में की खासियत क्या होती है भाई? भारी मूसलाधार वर्षा कराएंगे ही कराएंगे, और क्या करेंगे? त्वरित झंझावात भी इनमें होता है, त्वरित झंझावात भी ये बादल लाते हैं। कौन? कपासी वर्षा मेघ, ठीक? अब बात कर लेते हैं कि आपको याद कैसे रखना है और आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक ना? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है भाई? देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अमेरिका की जो मौसम विभाग की जो संस्था है, जो एजेंसी है, 1932 में बादलों को 4 प्रकार से इस प्रकार से बांटा और 4 तरीके से इस प्रकार से बांटा। जो ये 4 प्रकार हैं, पछाव, कपासी, अस्तरी और वर्षा। जो वर्षा वाले होते हैं बारिश वही कराते हैं, बाकी तो सब जो है प्रेसिडेंट है, देखने के लिए है,
समझ गए? जैसे भारत के प्रेसिडेंट हैं, देखने के लिए पद पे बने हुए हैं, गवर्नर हैं, देखने के लिए पद पे बने, काम कुछ नहीं, ठीक ना, फोकट का क्या कर रहे हैं वो, बोझ है, हटा देना चाहिए। गवर्नर का पद और प्रेसिडेंट का पद भारत में खत्म ही कर देना चाहिए, ठीक ना। जैसे सब कुछ काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री, ठीक, साइन करने के लिए राष्ट्रपति बैठा हुआ है, तो इतनी सिक्योरिटी और इतनी सारे खर्चा जो टैक्स पेयर है जनता का वो पूरा दिया जा रहा है उनको। उसी तरीके से गवर्नर काम सब करता है, चीफ मिनिस्टर गवर्नर बैठ के साइन करेगा, समझ गए? तो पूरा बड़ा सा आवास दिया गया है, वेतन है, ठीक है, सिक्योरिटी है, खाना का पूरा इंतजाम, तो एक्स्ट्रा बर्डन है, ठीक है। भारत जैसे देश में ये सब पद नहीं होने चाहिए। ये पद कब के बने हुए हैं, जब अंग्रेज यहाँ थे। भाई सम्राट था, महारानी का सब कुछ था, महाराजा का सब कुछ था, ठीक है, तो उनको एक अलग स्टेटस देने के लिए बना दिया गया। यहाँ पर भी भारत में वो लोग आते थे, उनके उत्तराधिकारी आते थे, तो यहाँ पे उस तरीके से ठाट बाट से रहते थे, समझ गए? जैसे राष्ट्रपति भवन बना था तो किसके लुटेंस ने बनाया, किसके लिए बनाया था, कि वहाँ के जो सम्राट होंगे आएंगे यहाँ पर तो इसमें रहेंगे। तो राजा महाराजा वाली बात है भाई, यहाँ गरीब जनता है ना, ठीक, तो उसी तरीके से, ठीक है। तो 4 प्रकार से इस तरीके से बांटा गया, और ये 4 प्रकार ऊंचाई के आधार पे बांटा गया, ठीक ना। फिर से समझ लीजिए, पछाड़ का मतलब सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड क्या होते हैं भाई, परतों में होते हैं, चादर की तरह लगते हैं, ठीक ना, क्लियर। एक बात और जो इंपॉर्टेंट है, पछाड़ में सीरस क्लाउड होते क्या है, ये अभी भी नहीं चल रहा है। सीरस क्लाउड और क्या होते हैं भाई, देखिए इसमें हिम के कण भी मिले होते हैं। जब कंडेंसेशन होता है तो हिम के कण भी इसमें मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हिम के कण वाले बादल पछाड़, चक्रवातों के आने का सूचना देने वाले बादल पछाड़, हैलो यानी कि प्रभा मंडल का निर्माण करने वाले बादल पछाड़, ठीक। पछाड़ स्तरीय, उसके बाद है सीरोस्टेटस से बहुत कम क्वेश्चन आया है, ठीक है, सीरोस्टेटस से, हाँ इसकी विशेषता पूछ लेगा आपसे, अलग अलग होते हैं लेकिन लेयर एक होता है, ठीक। उसके बाद पछाड़ कपासी, मैक्रेल स्काई होते हैं, ये क्या होते हैं, मैक्रेल स्काई, ठीक, इनको क्या बोला जाता है, पछाड़ कपासी बोला जाता है। हाँ ये बात क्या है, ध्यान देने के लिए है कि ये तीनों ही बादल छाया नहीं बनाते हैं, छायाहीन होते हैं, ठीक ना, क्लियर। अब देखिए आइए आगे, मध्यम ऊंचाई 2 से 10 किलोमीटर वाले में मध्य स्तरीय बादल और मध्य कपासी, ठीक है, अल्टो स्ट्रेटा और अल्टो क्यूमुलस। जो मध्य स्तरीय होती है वो नीलाभ होते हैं, भूरे रंग की होते हैं, नीलाभ नीले भूरे रंग के होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, मध्य अल्टो स्ट्रेटा होते हैं, और पूरे आसमान में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक ना, आसमान में क्या होंगे, ये बिखरे हुए होंगे। मध्य स्तरीय क्या होंगे, आसमान में बिखरे हुए होंगे। जैसे कि कभी कभी ऐसे बादल आप आसमान में देखते हैं ना कि पूरे आसमान में फैले होते हैं, पूरे ही आसमान में उनकी परत रहेगी, वो दूर दूर भी नहीं होंगे, आना तो बहुत पास पास होंगे, लेकिन छोटे 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 क्या होंगे, पूरे आसमान में फैले होंगे, ठीक। तो वह क्या होते हैं, अल्टो स्ट्रेटा होते हैं। फिर मध्य कपासी अल्टो क्यूमुलस, श्वेत मेघ, सुंदर और मनोरम दृश्य बनाने वाले मेघ जो हैं वो क्या है, अल्टो क्यूमुलस हैं, ठीक। और अब बारिश जाने के बाद ये दिखते हैं। उसके बाद फिर निम्न मेघ है अस्तरी कपासी, फिर अस्तरी मेघ, ठीक ना। अस्तरी मेघ की खासियत क्या है, निम्बोस्ट्रेटा की अंधकार है, भारी बारिश नहीं, वर्षा स्तरी जो है ये क्या करते हैं, अंधकार लाते हैं और भारी बारिश कराते हैं, क्लियर। उसके बाद ऊर्ध्वाधर विकास के आधार पर कपासी हैं, फूल गोभी की तरह दिखते हैं, और कपासी वर्षी मेघ हैं जो ये क्या करते हैं, भारी मूसलाधार बारिश कराते हैं, तड़ित झंझा वाले होते हैं, ठीक ना। इन मेघों को पढ़ने के बाद अब हम लोग का जो बचा है वो अब क्या है, वर्षण। किसको पढ़ेंगे हम लोग, अब वर्षण को पढ़ेंगे। एक है वर्षण प्रेसिपिटेशन, और एक होती है क्या, वर्षा, ठीक है, रेन, ठीक ना। तो अंतर आपको क्या करना है, समझना है। वर्षण में क्या आएगा, कुहरा, कुहासा, ठीक, बर्फबारी स्नोफॉल, और वर्षा, ये सारी चीजें आएंगी किसमें,
वर्षण में। जब हम वर्षा की बात करते हैं तो पानी की बूंदों का पृथ्वी पर गिरना क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक, पूरी पृथ्वी पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 97 सेंटीमीटर ही होती है। 97 सेंटीमीटर ही पूरी पृथ्वी पर वार्षिक वर्षा है, एक साल में होने वाली वर्षा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार से बारिश होती है। जब एक बार आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो जान लेंगे, ठीक ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा? समझना होगा। देखिए क्या समझना है भाई, यह पृथ्वी है, क्या है यह? पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी है यह, ठीक ना। पृथ्वी पर यह 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक, तो 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक साउथ में और 10 डिग्री तक नॉर्थ में। एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम है पीटरसन। पीटरसन विद्वान ने इसको 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ माना है। आपको ध्यान रखना, पीटरसन विद्वान ने 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ माना है। सामान्यतः हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच जो है क्या होती है? भारी बारिश होती है। और यह बारिश क्या होती है? समवहनी होती है। ध्यान से समझना है, क्या होती है? समवहनी बारिश होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? तो इस प्रकार की वर्षा जो विकिरण के द्वारा हो, संवहन के द्वारा हो। ठीक है, कहीं से कोई हवा उठी और जाकर के दूसरी जगह क्या करा दी? संवहन करते हुए बारिश करा दी। ठीक है, जैसे कि विषुवतरेखीय प्रदेशों में संवहनी वर्षा होती है, यह बहुत भारी बारिश कराती है। ठीक, क्लियर। अब देखिए 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों तक किसी प्रकार की बारिश देखने को नहीं मिलती है। ठीक ना, स्थानीय कारकों से वह बारिश हो रही है तो उसकी बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे। नॉर्थ में भी और 40 डिग्री तक किसमें? साउथ में भी। ठीक है, मुख्यतः बारिश नहीं होती है। ठीक, 40 से लेकर के और 65 डिग्री तक हमें बारिश भयंकर वाली देखने को मिलती है। ठीक ना, क्लियर। तो ये बात आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर हम ये समझ लें कि दुनिया के कौन कौन से हिस्से, विश्व के कौन कौन से हिस्से क्या हो रहे हैं कि 10 डिग्री तक में और 40 के बाद आ रहे हैं, 40 से 65 या 40 से 70 डिग्री अक्षांश तक आ रहे हैं, तो इन हिस्सों में क्या होगी? बारिश बहुत ज़्यादा होगी। और जो दुनिया के हिस्से 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में आते हैं, इन हिस्सों में बारिश नहीं होती है। हमने आपको उपोष्ण उच्च कटिबंधीय दाब पढ़ाते हुए भी बताया था, जो 25 से 35 होता है, इसके बीच में ही ना आएगा 25 से 35। तो हमने आपको बताया था कि दुनिया के जितने भी मरुस्थल होते हैं वो उसी दाब कटिबंध पेटी में आते हैं। ठीक, और उस हिस्से में बारिश नहीं होती है, ना के बराबर। ठीक ना, क्लियर। तो आपको ये चीज क्या देना है? ध्यान रखना है। ठीक, फिर आप बोलेंगे कि भारत में भी तो बारिश होती है। भारत में, उत्तरी भारत में तो जबरदस्त बारिश होती है, जबकि भारत तो जो है 10 और 40 के बीच में आता है। तो भारत में बारिश होने का कारण क्या है? सामयिक पौने हैं, मानसून है। ठीक है, हमने आपको कहा क्या कि स्थानीय कारकों की वजह से या किसी अन्य कारक की वजह से बारिश हो रही है तो उसका मतलब अलग है। ठीक, तो पूरी दुनिया में जो बारिश होती है वो इस प्रकार से आती है। ठीक है, अब बारिश से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, और जो बहुत ज्यादा, क्योंकि और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान कौन है? मेघालय का मासिन राम। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, ये भी चीज ध्यान रखते हैं। ठीक, दूसरी बात ये तो हो गई संवहनी वर्षा। एक होती है पर्वतीय वर्षा और एक होती है क्या? चक्रवाती वर्षा। पर्वतीय वर्षा पर्वतों की ढालों पर जो वर्षा होती है, पर्वतों के कारण, जैसे हवा इधर से गुजर रही है और यहाँ पर क्या है? पर्वत है। ठीक, यहाँ पर पर्वत बने हुए हैं, तो हवा इन पर्वतों की ढालों में टकरा करके क्या करेगी? यहाँ बारिश कराएगी। तो इस प्रकार की वर्षा को क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा। पर्वतों के दूसरे साइड में बारिश नहीं होती है, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश। क्लियर, बात समझ आ रही?
एक होती है चक्रवाती, चक्रवातों के कारण उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है, जब उच्च दाब होता है तो वहां से हवाएं क्या करती हैं, निम्न ध्रुवीय क्षेत्रों, निम्न उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की तरफ चलती हैं और वहां जाकर के समशीतोष्ण क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या करती हैं, बारिश कराती हैं। तो इस प्रकार की बारिश जो चक्रवातों के कारण होती है वो होती है चक्रवाती वर्षा, ठीक। और चक्रवाती वर्षा भी महासागरों में उठे चक्रवातों के कारण भी हो सकता है, ठीक। किसी प्रकार से कहीं पर अगर आपका कहीं निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है और कहीं उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा है तो इसके लिए भी बारिश आपकी मतलब चक्रवात उत्पन्न हो सकते हैं और बारिश कहीं पर हो सकती है। हवा के कारण भी, हवा भाई किधर घूम गई, हमने आपसे क्या, देखिए अगर महाद्वीप है कहीं पर, क्या है, महाद्वीप है, और ऐसा नहीं कि छोटा सा द्वीप हो गया तो हो गया, नहीं। अगर बड़ा महाद्वीप है तो महाद्वीपों पर गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। हवा जो प्रकाश होगा, जो गर्मी होगी, जो उष्मा होगी वो ज्यादा होगी, तो यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर चली जाती है, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब का जब क्षेत्र बन जाएगा तो यह अधिक चक्रवात और प्रति चक्रवात का कारण बन सकता है, और उसी तरीके से महासागरों के ऊपर भी है, ठीक है। तो इसको अभी और हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्या वाताग्र, चक्रवात, प्रति चक्रवात, अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे अब अगले क्लास में। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वायुमंडल की चीजें हम आपको बता रहे हैं बहुत ज्यादा तो है नहीं, ठीक ना, मुश्किल से 8 से 10 क्लास होगा, लेकिन जितना भी है उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होता है ना, कम हो लेकिन सॉलिड हो, जैसे कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, एक ही चैप्टर पढ़िए मगर आपको वो याद होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये चीजें भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है।